learn, grow, achieve. Teaching goals. Your goals, our mission. हाय एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी अपभ्रंश काव्य, यानी जो आपका आदिकाल आता है उसमें सबसे पहले कौन सी भाषा और कौन से भाषा के कवि आपके सामने आएंगे अपभ्रंश काव्य के। अब इस अपभ्रंश काव्य में आपको स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, आशगु कवि, अब्दुल रहमान, यानी इस तरह के जो कवि हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। तो जो अपभ्रंश काव्य है इसका जो समय है कितना बताया गया है, 7वीं शताब्दी। समय क्या है इसका, 7वीं शताब्दी है, क्योंकि अपभ्रंश काव्य क्या है, अपभ्रंश क्या है, एक भाषा है। अगर कल का वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा है तो उसमें मैंने हिंदी भाषा उद्भव और विकास के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहले आपकी कौन सी आती है, भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा में फिर आपके दो पार्ट हो जाते हैं, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आती है, जिसमें पाली, प्राकृत और कौन सी आती है, अपभ्रंश आती है। ये वही अपभ्रंश है जिसको आप आदिकाल में पढ़ते हैं, यानी आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया है अपभ्रंश काव्य में ही लिखा गया है। और शैली कौन सी अपनाई गई थी, डिंगल और पिंगल शैली इसमें अपनाई गई थी। अब हम बात करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो जनवरी महीने के 1929 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन इससे पहले ये ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने लिखा और श्याम सुंदर दास ने क्या किया था, इसका संपादन किया था। बाद में ये ग्रंथ आगे चलकर हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये क्या करते हैं, इसको प्रकाशित करवाते हैं, बट बाद में इसको एक साहित्यकार का रूप देते हैं, कब, 1929 में। तो जनवरी महीने 1929 में क्या है, ये ग्रंथ प्रकाशित होता है, किस नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। अब इस इतिहास ग्रंथ में रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया था, तो 4 प्रकरणों में इन्होंने विभाजित किया था। अब ये 4 प्रकरण कौन से थे, पहले प्रकरण में बात करेंगे सामान्य परिचय, जिसमें आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहेंगे। प्रकरण 2 में बात करेंगे अपभ्रंश काव्य की, जिसको आज हम पढ़ेंगे। अपभ्रंश काव्य में ये किसको लेंगे, सिद्ध, नाथ, जो बौद्ध धर्म है, फिर सिद्ध और नाथ इसमें आते हैं। इसके बाद प्रकरण 3 में ये बात करेंगे देश भाषा काव्य की, और इसी प्रकरण 3 को ही ये क्या कहते हैं, वीर गाथा काल कहते हैं। यानी आदिकाल का नाम रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या दिया गया है, वीर गाथा काल, इस काल को नाम दिया गया है। बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदिकाल को क्या नाम दिया गया, तो वीर गाथा काल इन्होंने कहा है। बट अब आपको पता चल गया होगा कि इन्होंने वीर गाथा काल क्यों कहा है, क्योंकि प्रकरण 3 में ये देश भाषा काव्य की रचनाएं रखेंगे, जिसमें आपकी आती है खुमान रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो, जयमंक, जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये सब रचनाएं क्या है इसके अंतर्गत रखेंगे, और बताते हैं कि 9 रचनाओं के आधार पर इस काल को मैं वीर गाथा काल कहता हूं। प्रकरण 4 में फिर ये फुटकल रचनाएं रखेंगे, जिसमें अमीर खुसरो और विद्यापति को क्या करते हैं, जगह देते हैं। तो हमें प्रकरण 2 यानी अपभ्रंश काव्य, ये हमें आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। अब देखते हैं, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई थी, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। बता दिया मैंने, पहले आती है पाली, फिर आती है प्राकृत। जब प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से क्या हो गया, अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव, यानी कि जो अपभ्रंश साहित्य है उसका उदय शुरू हो जाता है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति,
श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। यानी बताते हैं यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की इसमें नीति, श्रृंगार और वीर की कविताएं तो लिखी जाती थी, लेकिन साथ में जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वे भी अपने मतलब धर्म का प्रचार प्रसार इसी भाषा में करते थे। यानी इन्होंने जो उपदेश दिए हैं ये भी इसी भाषा में दिए गए और रचे गए। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अब भरतमुनि क्या कहते हैं कि भरतमुनि जिसका समय विक्रम तीसरी शताब्दी या पहली शताब्दी माना जाता है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ में ये अपभ्रंश नाम न देकर क्या कहते हैं, इसको लोक भाषा या देश भाषा ही कहा है। ये भी आपके पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। वररुचि का एक व्याकरण ग्रंथ आता है प्राकृत प्रकाश, जिसमें क्या है अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अब अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामा विक्रम 7वीं शताब्दी का भामा का समय है और इन्होंने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। तीनों भाषाएं कौन सी है? संस्कृत है, प्राकृत है और अपभ्रंश है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा, इसमें जो संस्कृत के कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृत आभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जामिनर की रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा। तो प्राकृत आभास हिंदी क्या है? अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और समय सीमा कितनी बताते हैं? विक्रम की 7वीं शताब्दी में क्या है, इसका समय मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। तो ये हमने मतलब एक तरह से बेसिक पढ़ा है अपभ्रंश काव्य के बारे में कि किस किस तरह से अपभ्रंश क्या है विकसित हुई है। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी सर्वाकाचार नाम की पुस्तक दोहों में बनाई, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। तो हिंदी की पहली रचना कौन सी मानी जाती है बेटा? देवसेन की रचना आती है सर्वाकाचार। सर्वाकाचार को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। हिंदी की पहली रचना माना जाता है सर्वाकाचार को, लेकिन हिंदी का पहला कवि किसको माना जाता है? सरहेपा को माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में बांटा। एक तो बताया अपभ्रंश की रचनाएं और दूसरा बताया देश भाषा की रचनाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश की भाषाएं बताते हैं और दूसरी बताते हैं देश भाषा काव्य की रचनाएं। जो अपभ्रंश की रचनाएं बताएंगे रामचंद्र शुक्ल, इसमें ये 4 रचनाओं का जिक्र करते हैं। अब ये रचना कौन सी है, आपको नाम याद रखना है। इसमें बताते हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये 4 रचनाएं अपभ्रंश की बताते हैं। और देश भाषा काव्य की रचनाएं कितनी बताएंगे? 8। और अपभ्रंश की कितनी बताते हैं? 4 बताते हैं। देश भाषा काव्य की रचनाओं में खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली को रखते हैं। खुमान रासो किसके द्वारा लिखा गया है? दलपति विजय के द्वारा। विशलदेव रासो नरपति नाल के द्वारा। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने। जयचंद प्रकाश किसके द्वारा? भट्ट केदार के द्वारा। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि के द्वारा। परमाल रासो जगनीक के द्वारा। खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो के द्वारा। विद्यापति की पदावली विद्यापति के द्वारा, जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई। और विद्यापति की कीर्ति का आधार स्तंभ भी क्या है? विद्यापति की जो मैथिली में रचना कौन सी है? पदावली है। 8 रचनाएं तो बताते हैं देश भाषा काव्य की और 4 रचनाएं बताते हैं अपभ्रंश काव्य की। अब इसमें से क्या बताते हैं कि अगर हम विजयपाल रासो
कीर्ति विजयपाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और ये कीर्तिलता और कीर्ति पताका को निकाल देते हैं तो 9 रचनाएं बचती हैं, जिसके आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अपभ्रंश क्या है? अब अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या पथ भ्रष्ट। ऊपर मैंने आपका जो इतना कंटेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है, ये सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दिया है, क्योंकि अपभ्रंश कहीं ना कहीं रामचंद्र शुक्ल ने जो अपभ्रंश काव्य दूसरे प्रकरण को कहा है, उसमें आपको देखने को मिलता है। और जो मैंने आपको ऊपर कंटेंट करवाया है, 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां से बन चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अपभ्रंश साहित्य को। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? बिगड़ा हुआ या पथ भ्रष्ट। अपभ्रंश के बाद क्या आती है बेटा? अवहट आती है। और अवहट क्या है? अवहट एक तरह से बिगड़ा हुआ रूप है अपभ्रंश का, इसीलिए अपभ्रंश को क्या कहा जाता है? बिगड़ा हुआ रूप या पथ भ्रष्ट। PYQ उठाकर देख लेना, एस्टेट PGT हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिद्धों की रचनाएं देश मिश्रित अपभ्रंश पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है, जिसमें इन्होंने इसको देश भाषा काव्य कहा और बताया है कि इसके जो पात्र होते हैं वो नवीन कोटि के पात्र हैं। नवीन नहीं भाई, निम्न कोटि के पात्र आएगा यहाँ कि निम्न कोटि के पात्र हैं, क्योंकि जब अपभ्रंश एक बिगड़ा हुआ रूप है तो अपभ्रंश को जो समाज में उस टाइम पर बोला जाएगा तो इसका अर्थ क्या है कि मतलब एक तरह से ये क्या है? भद्दी भाषा है। प्रथम प्रामाणिक रूप पतंजलि के महाभाष्य में देखने को मिलता है और फिर हमें मिलता है कि बल्लभी के राजा धारशन द्वितीय के शिलालेख में, जिसमें गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का इन्होंने क्या माना है? अपने पिता को इन तीनों भाषाओं का विद्वान माना है। आगे दंडी आते हैं। दंडी ने इसको क्या कहा? आभिर आदि कहा। किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को निर्णय भाषा कहा और गुलेरी ने इसको क्या कहा? पुरानी अपभ्रंश कहा। वैसे पुरानी अपभ्रंश का प्रयोग कौन करते हैं? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेकिन अगर मतलब सही तरीके से पूछा जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। और रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया था? प्राकृत आभास हिंदी अपभ्रंश को क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हरिसेन ने अपने ग्रंथ धम्म परिक्रमा में 3 कवि माने हैं अपभ्रंश के, जिसमें कौन कौन आते हैं? चतुर्भुज आते हैं, स्वयंभू आते हैं और पुष्पदंत आते हैं। अपभ्रंश साहित्य में वीर, श्रृंगार और नीति परक दोहे मिलते हैं। अपभ्रंश साहित्य जो हम पढ़ेंगे उसमें श्रृंगार से संबंधित, नीति से संबंधित और क्या है? वीरता से संबंधित जो ये काव्य है ये देखने को मिलता है। अब पहले कवि दिए गए हैं स्वयंभू। स्वयंभू का समय माना गया है 783 या 8वीं शताब्दी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको हिंदी का पहला कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा माना गया। वाल्मीकि, डॉक्टर भयाणी ने कहा और अपभ्रंश का कालिदास भी इन्हीं को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अब इसकी रचनाएं आती हैं स्वयंभू की, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी रचना स्वयंभू के द्वारा नहीं लिखी गई है, या फिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि निम्न में से कौन सा माना है, या फिर पूछा जाएगा कि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना है। क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? वही रहेगा। तो पवन चरिव इनकी पहली रचना बताई जाती है जो कि राम काव्य से संबंधित है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम काव्य में ही, जो राम काव्य धारा आपकी भक्ति काल के सगुण में आएगी वहीं पर राम काव्य धारा से संबंधित रचनाएं लिखी गई, नहीं, आदिकाल में भी राम काव्य से संबंधित रचनाएं लिखी गई हैं, जिसमें पहली रचना बताई गई है पवन चरिव। यानी राम का क्या है? इसमें वर्णन है। इसमें कुल मतलब 5 कांड है और 83 क्या है? इसमें संधियां हैं। और ये रचना क्या है? अपूर्ण है। और इसको पूरा कौन करते हैं? स्वयंभू के पुत्र होते हैं त्रिभुवन। त्रिभुवन ने इस रचना को पूरा किया। इसमें 7 संधि त्रिभुवन ने जोड़ दी। टोटल कितनी संधियां हो जाती हैं? इसमें 90 संधियां हो जाती हैं।
इसका कुछ अंश राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्य धारा में भी प्रकाशित किया है। स्वयंभू ने अपने आप को कहा कि मेरे जैसा कुकवि कोई नहीं होगा, और पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस कवि ने अपने आप को कुकवि कहा है, तो किसने कहा था भाई? स्वयंभू ने कहा है। बताते हैं कि मेरे जैसा कुकवि कोई नहीं होगा, कौन कहते हैं? स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू असाधारण कवि हैं। उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघ जाल की तरह व्यापक है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने स्वयंभू के बारे में कहा है। इतनी व्यापक और गहरी दृष्टि उसी व्यक्ति की हो सकती है जो मानवीय जीवन की विषम परिस्थितियों को संवेदनात्मक स्तर पर पहचान सके। ये भी किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। बता देती हूँ, रामचंद्र शुक्ल ने स्वयंभू और पुष्पदंत का कोई जिक्र नहीं किया है। बस रामचंद्र शुक्ल ये बताते हैं कि पुष्पदंत की इसके अतिरिक्त और 2 रचनाएं मिलती हैं। बस इतना सा वर्णन रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में यानी आदिकाल के प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य में करते हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ पढ़ते हो तो वहां पर स्वयंभू और पुष्पदंत के बारे में आपको काफी जानकारी देखने को मिलेगी। तो मैंने ये स्वयंभू और पुष्पदंत का जो मैटर आप लोगों के सामने रखा है, ये किस पुस्तक से रखा है? डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वहीं से मैंने स्वयंभू और पुष्पदंत की सामग्री मैंने यहां से ली है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने स्वयंभू के बारे में एक तो कह दिया कि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघ जाल की तरह इनकी दृष्टि व्यापक है, और दूसरा बता दिया कि उसी व्यक्ति की हो सकती है इतनी व्यापक दृष्टि जो मानवीय जीवन की विषम परिस्थितियों को संवेदनात्मक स्तर पर पहचान सके। पवन चरिव का सबसे मार्मिक प्रसंग है सीता की अग्नि परीक्षा। यह लंका में नहीं बल्कि कहाँ होती है? अयोध्या में होती है। जबकि हम देखते हैं कि सीता की जो अग्नि परीक्षा कहाँ पर होती है? लंका में होती है। लेकिन इसमें बताया गया है, डॉक्टर बच्चन सिंह बताते हैं कि सीता की अग्नि परीक्षा यह लंका में नहीं बल्कि कहाँ होती है? अयोध्या में होती है। अब एक बात और नोट करना है यहाँ पर कि इस ग्रंथ में सीता को जैन धर्म में दीक्षित होता दिखाया गया है, क्योंकि इसके आगे उसको सीता को कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दिया। ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। स्वयंभू को हिंदी का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से कवि को हिंदी का वाल्मीकि या व्यास कहा जाता है, तो कौन कहे जाते हैं? स्वयंभू। अगली रचना इनकी आती है रिठ्ठणम चरिव, जो महाभारत से संबंधित है। तीसरी रचना आती है स्वयंभू छंद। अपभ्रंश और प्राकृत के लगभग 60 कवि इसमें रखे हैं, और अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंद बताए गए हैं, दोहा, पदड़िया और गै पद, और ये आपके यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन था। अगले जो कवि आते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत का समय है 10वीं शताब्दी। अगर एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो कितना आएगा? 972। 10वीं शताब्दी इनका समय है। राम काव्य धारा के राम काव्य के दूसरे महाकवि हैं। वे बरार के आसपास के रहने वाले थे। पहले शैव थे, बाद में जैन हो गई, यानी पहले शैव और बाद में क्या हो जाते हैं? जैन हो जाते हैं। मान्यखेट के राजा कर्ण के महामाते भीम के ये क्या थे? सभा कवि थे। कौन? पुष्पदंत। और पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि कौन मानते हैं? शिव सिंह सेंगर। लेकिन मैं कहूंगी कि शिव सिंह सेंगर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ये पुष्पदंत अलग है। और शिव सिंह सेंगर ने जिस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है और भाखा की जड़ कहा है, जब मैं आपको हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा करवाऊंगी, वहां पर जॉर्ज ग्रियर्सन आदिकाल के अंतर्गत, आदिकाल को क्या नाम देते हैं? चारणकाल। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। और चारणकाल में 9 कवियों को रखते हैं, और वहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का पहला कवि क्यों माना है? क्योंकि पुंड कवि के द्वारा स्थानीय भाषा का प्रयोग ज्यादा किया गया है, और स्थानीय भाषा के कारण ही शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को हिंदी का पहला कवि कहा है। तो ये पुष्पदंत अलग है भाई, और आपके जो पुंडे या पुष्प कवि हैं वे अलग हैं। बच्चन सिंह क्या बताते हैं कि वास्तव में पुष्पदंत ने ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़
यह प्रतिक्रिया निश्चय ही अतिरेकवादी है। यानी कि बच्चन सिंह कहते हैं कि पुष्पदंत ने ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में एक नई राम कथा गढ़ दी। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि स्वयंभू की सहृदयता पुष्पदंत को नहीं मिली, वे माघ की तरह पंडित कवि थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वे माघ की तरह पंडित कवि थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह कथन किसके बारे में कहा है? तो पुष्पदंत के बारे में कहा है। हिंदी का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। तो हिंदी का भवभूति किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को। आगे देखते हैं इनकी रचनाएं आती हैं महापुराण, जिसको त्रिशटी महापुराण गुणा अलंकार भी बोला जाता है। इसमें राम की माता कौन है? सुबुला। राम का चरित्र वर्णन है, राम की 8 पत्नियां बताई गई हैं और सीता जो है वो मंदोदरी की बेटी बताई गई है। जब पुष्पदंत की रचना पढ़ते हैं महापुराण, जिसको त्रिशटी गुणा अलंकार भी कहा जाता है, इसमें राम की माता का नाम सुबुला बताया गया है, राम के चरित्र का वर्णन है, राम की 8 पत्नियों का इसमें जिक्र है और सीता जो है वो मंदोदरी की बेटी बताई गई है। रामचंद्र शुक्ल पुष्पदंत की 2 अन्य रचनाएं और बताते हैं, कौन कौन सी है? आदि पुराण और उत्तर पुराण। और यही आपके पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। वहां पर रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में नहीं था, बट ये रचनाएं क्या है? ऑप्शन में थी। और क्वेश्चन में क्या दिया गया था? पुष्पदंत थे। पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी रचना पुष्पदंत की है? तो आदि पुराण क्या है? ऑप्शन में था। पुष्पदंत भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने की जो मिथ्या ने जन्म लिया, उसे दूर करने के लिए मैंने महापुराण की रचना की। ये किसने कहा है? स्वयं पुष्पदंत का कथन है। अगली रचना आती है इनकी नय कुमार चरिव। नाग कुमार चरिव यानी जैन धर्म का जो पंचमी व्रत है, इस रचना में उसका उल्लेख किया गया है। फिर इनकी एक और रचना है जसहर चरिव। जसहर चरिव में बताते हैं कि हिंसा से होने वाले दुष्परिणाम का वर्णन है। उनकी रचनाएं धार्मिक उद्देश्य से लिखी गई। चरित काव्य में पुष्पदंत में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जैन काव्य में ही क्या होता है? सबसे ज्यादा चरित काव्य लिखे जाते हैं। और चरित काव्य में पुष्पदंत ने क्या किया है? चौपाई छंद का प्रयोग किया है। अब पुष्पदंत को कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं, ये भी आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन बना है। अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, हिंदी का भवभूति। अभिमान मेरु स्वयं ने कहा है भाई पुष्पदंत ने। काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, हिंदी का भवभूति भी किसको कहा गया है? पुष्पदंत को कहा गया है। पुष्पदंत की भाषा मराठी की जननी है, ये डॉक्टर नागौर ने कहा है। और जैन परंपरा का कुंड कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। तो ये था स्वयंभू और पुष्पदंत के बारे में। आपको इनकी रचनाएं याद रखनी है। रचनाओं की विषय वस्तु क्या है, ये आपको याद रखना है। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है, ये आपको याद रखना है। अगले कवि आते हैं धनपाल। धनपाल की रचना आती है भविष्यपथ का। कौन सी रचना है भाई धनपाल की? भविष्यपथ का। बस यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब्दुल रहमान मोस्ट इंपोर्टेंट कवि है भाई, यहां से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और पिता कौन है इनके? अमीर सेन। स्थान बताया गया है मुल्तान। समय है इनका 12वीं शताब्दी। संदेश रासक नाम का इन्होंने ग्रंथ लिखा, जिसमें कहानी क्या है? विक्रमपुर के वियोगिनी का विरह वर्णन इस काव्य में किया गया है। और आषाढ़ महीने का क्या है? इसमें वर्णन है। जब आप रासो साहित्य पढ़ते हैं, वहां पर भी आषाढ़ महीने का जिक्र किस रचना में आता है? पृथ्वीराज रासो में आता है। लेकिन बिसलदेव रासो को जब आप पढ़ते हैं तो कार्तिक महीने का क्या है? वहां पर वर्णन है। यानी बिसलदेव रासो में जो 12 मासा है, तो जो पहला मासा दिखाया गया है उसमें कौन सा है? आषाढ़। लेकिन बिसलदेव रासो में 12 मासा का वर्णन है और पहला मास कौन सा बताया गया है? कार्तिक बताया गया है। ये डिफरेंस ध्यान रखना भैया, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं।
आषाढ़ महीने का क्या है वर्णन है। बच्चन सिंह कहते हैं कि यह दूत काव्य है। इसमें एक विरहिणी नायिका का एक पथिक से अपना विरह निवेदन इस अभिप्राय से करती है कि उसका संदेश प्रिय के पास पहुंच सके। तो बच्चन सिंह ने अब्दुल रहमान के संदेश रासक को क्या बताया है, एक दूत काव्य बताया है। यह 3 प्रकरणों में विभाजित है। जो पहला प्रकरण आता है इसमें मंगलाचरण है, कवि परिचय है, आत्म निवेदन है और रचना का उद्देश्य क्या है इसमें वर्णित है। दूसरा जो प्रकरण है इसमें विरह वर्णन है और तीसरे प्रकरण में क्या है, इसमें षट ऋतु वर्णन दिया गया है। ये तीनों प्रकरण भी ध्यान रखने हैं। संदेश रासक में कितने प्रकरण आते हैं, 3। पहले प्रकरण में मंगलाचरण, दूसरे प्रकरण में विरह वर्णन और तीसरे में क्या है, षट ऋतु वर्णन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने संदेश रासक को मेघदूत के समान बताया है। किसके समान बताते हैं भाई, मेघदूत के समान। विश्वनाथ त्रिपाठी इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहते हैं और ये क्या है, एक खंड काव्य है। क्या है ये, खंड काव्य है। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगले कवि आते हैं मुनि राम सिंह, जिन्होंने क्या लिखा है, पाहुड़ा दोहा। मुनि राम सिंह की रचना आती है पाहुड़ा दोहा। जैन परंपरा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि। इस रचना में इंद्रिय सुख व सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। एचटेट में यही क्वेश्चन पूछा गया था, पीजीटी में। जोइंदी की रचना आती है, जोइंदी की 2 रचनाएं आती हैं, परमात्मा प्रकाश और योगसार। ये दोनों रचनाएं आपके पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी हैं। मैंने बता दिया स्वयंभू को याद रखना है, पुष्पदंत को, फिर आए हैं अब्दुल रहमान की संदेश रासक को, इसके बाद आपको याद रखना है मुनि राम सिंह को और जोइंदी को। अभी तक हमने ये 4-5 कवि पढ़े हैं, उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बता दिए हैं। स्वयंभू है, पुष्पदंत है और फिर कौन है आपके ये संदेश रासक अब्दुल रहमान है और फिर मुनि राम सिंह है और जोइंदी है। जोइंदी ने अपभ्रंश में क्या किया था, दोहा छंद में काव्य लेखन की परंपरा इन्हीं से शुरू होती है। कनकाम मुनि का आता है करकंद चरिव, इसको याद रखो न रखो काम चल जाएगा। जैन आचार्य मेरुतंग की रचना आती है प्रबंध चिंतामणि। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, 1304 के आसपास लिखी गई। इसकी भाषा याद रखनी है, क्या है, संस्कृत है। सिद्ध राज्य जयसिंह कुमार पाल के इतिहास पक्ष की इसमें रक्षा की गई है। तो इसकी भाषा याद रखनी है भाई। जैन आचार्य मेरुतंग की रचना की भाषा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी भाषा है, संस्कृत। सिर्फ संस्कृत भाषा है भाई इसकी। और रचना का नाम क्या है, प्रबंध चिंतामणि। प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है, 1304 के आसपास ये रचना लिखी गई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं कि जैन कवि हिंदू कवि की अपेक्षा इतिहास रक्षा के प्रति क्या है, अधिक सचेत रहे हैं। तो ये था भाई अपभ्रंश काव्य के बारे में। फिर ये आपका जैन या रास साहित्य शुरू हो जाता है। तो मैंने बता दिया यहाँ से कौन कौन से कवियों को आपको याद रखना है, इनकी रचनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रचनाओं की जो विषय वस्तु है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनते हैं, स्वयंभू से भी, पुष्पदंत से भी, आपके ये संदेश रासक जो अब्दुल रहमान ने लिखा है। अगले कवि कौन थे, अगले कवि आपके सामने दिए गए थे, कौन से आए थे भाई, संदेश रासक है। फिर इसके बाद आते हैं आते हैं मुनि राम सिंह भी इंपॉर्टेंट है, जोइंदी भी इंपॉर्टेंट है और जैन आचार्य मेरुतंग भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं और क्वेश्चन मैंने बता दिया कि कैसे बनते हैं। एग्जामिनर सिर्फ क्वेश्चन की वर्डिंग को घुमाता है, कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। क्वेश्चन चाहे एग्जामिनर कहीं से दे, बस आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टीचिंग गोल्स को अभी सब्सक्राइब करें और कंप्लीट बैच पाने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य।